अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील को कल 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक पंजाब में ना ही खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तारीख का कोई ऐलान किया गया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के हुक्मनामे के तनाजुर में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इसके बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता इजलास के बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को मरासला लिखा गया, जिसमें इंतखाबात पर मुशावरत के लिए कल की तारीख मांगी गई है। गवर्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत लिख दिया है। इंतखाबात के हवाले से कल गवर्नर हाउस में इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी शरीक होंगे। अदालती हुक्म से पहले सदर मुमलिकत ने भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से लिखा था, जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। आज की एक खबर यह भी है कि 10 फरवरी के अदालती हुक्म पर इलेक्शन की तारीख न देने पर गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने बाकी 70 इस्तीफों के खिलाफ भी अदालत जाने का फैसला किया है। साथ में आइन बचाओ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, हुकूमत कहती है इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डालना, कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, वो चोरी करके NRO ले लें। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि पैसे नहीं है। सोचे, कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। अब सूरत हाल यह है कि 2 सूबों में असम्बलियों की तहलील ने PDM को मुश्किल में डाल दिया है। 17 जनवरी को तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के मौके पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया था। मौलाना साहब की इंतखाबात बायकॉट की वजूहात का कौम को अब तक इंतजार है। बहरहाल इंतखाबात के मामले पर PDM में गहरी तकसीम है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मैदान मुखालिफिन के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहती, और ये ख्याल ANP का भी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून गुम की कैफियत का शिकार है। वो मौलाना साहब के इलेक्शन के बाइकॉट के बयान का भी पास रख रही है, लेकिन अपने उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में भी खड़े कर रही है। JUIF ने किसी जगह से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जहां तक MKM की बात है तो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट करने वाली ये जमात ज़िमनी इंतखाबात जीतने की ख्वाहां है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन बाद कहे या महीने बाद, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, क्या लग रहा है आपको, इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा तारीख की? देखिए जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे आइन में बड़ी इमोगिटी पाई जाती है। आइन ठीक है, आइन शायद असेंबली जब बनाया था वो तो बड़ा दुरुस्त था, लेकिन बाद में जो 8वीं अमेंडमेंट आई, इसके बाद 18वीं अमेंडमेंट आई, इसमें बहुत से हकायक उन्होंने नजरअंदाज कर दिए। इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये रखी आर्टिकल 105 के तहत कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, गवर्नर दस्तखत कर देते हैं या दस्तखत ना भी करे, तो फिर गवर्नर की मशावरत है। गवर्नर मशावरत लिखा, गवर्नर तारीख मुकर्रर करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये हुई, लेकिन एक बड़ी आज हमारे दोस्त अभी साहब बैठे हुए हैं, तो इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने हमारा नॉमिनेशन पेपर, जो नॉमिनेशन फार्म चेंज करवा दिया था, जो हमारी साहब हुकूमत की बदनीति की वजह से उन्होंने उस फार्म को तब्दील कर दिया था। इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है हबीब अकरम साहब को कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स कर दिया। अब वो तो बात की रात की बात है। सबसे बड़ी अहम बात मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि जो एक पहले होता था, जो ही असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली चारों जो होती हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे वो तारीख मुकर्रर करते थे। इसके बाद फिर इलेक्शन पाकिस्तान शेड्यूल देता था उस तारीख के हवाले से। तो जब फेडरल सेक्रेटरी था तो मैंने बड़ी कोशिश करके हमने ये लिखा, चेंज करवा दी, एक्ट के अंदर तरमीम करवा दी। यहाँ लिखा कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन मशावरत के बाद तारीख मुकर्रर करेगा। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के बाद बाकी आया, एक्ट में तब्दीली भी आई, और इसमें यहाँ गवर्नर का जो चैप्टर क्लोज हो गया। गवर्नर का ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा वक्त भी आएगा गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करेगा, उसके बाद वो नई तारीखें देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि गवर्नर दे सकता है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। अब हमारी लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज हजरात ने जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने आइन की आर्टिकल 224 और 224A की इंटरप्रिटेशन कर दी
और साथ ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मशावरत करे। तो हमारा सवाल ऑनरेबल जज से ये है, सिंगल बेंच से, कि उसमें आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नर से मशावरत करे। और तो गवर्नर डायरेक्ट जो है वही ऑर्डर देगा, नहीं देता तो और बात साहब बात उसमें उन्होंने सामने पेनम्बरा आ रही है। पेनम्बरा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया है कि जिसमें यानी इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उस हवाले से जहां जहां मुशावरत करनी है वो करे। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो अभी जो मामला सामने आपके भी आ रहा है, अभी मोहतरमा ने जो बड़ा तफसील से बयान भी कर दिया जी, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है, वो भी उन्होंने हवाला दे दिया है। लेकिन इसमें सबसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो आ रहा है, जो हम समझते हैं, जिस इदारे में 10 साल में फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो वो सारी चीज को हमने भी देखा है, बड़े करीब से भी देखा है। उसमें मामला यही आ रहा है कि जी गवर्नर की तरफ से जब तक वो डेट फिक्स नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। अब अच्छा ये सुनने में ये आ बताइएगा रहा है, कंवर साहब, ये बताइएगा कि आप इलेक्शन कमीशन में भी रहे हैं, अगर गवर्नर तारीख ना दे तो क्या इलेक्शन कमीशन प्रोसीड नहीं करेगा? अगर हम इस आर्गुमेंट को मान लें तो फिर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात पे इसरार क्यों करता है? इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात पे क्यों इसरार करता है? फिर तो इंतखाबात की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इंतखाबात तो देखिए जी, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो लिखा हुआ है कि जो आपने लोकल गवर्नमेंट ने 120 दिन में इंतखाबात यानी करवाने। लोकल गवर्नमेंट, तो आप कह रहे हैं कि लोकल एक गवर्नमेंट का तयन किया गया है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का नहीं है। जी हाँ, लेकिन सूबाई असेंबली का जिक्र जैसे आप फरमा रहे हैं, सबसे बड़ी अहम बात मैं अर्ज करूँ आपसे कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जनाब हमें गवर्नर तारीख लेके दे। इसीलिए उन्होंने गवर्नर के साथ जो कल जा रहा है डेलीगेशन, जैसे आपने खबरों में बताया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत करेगा, तो उसमें अगर गवर्नर साहब कह जाते हैं जी आप फलां डेट को इलेक्शन करवा दे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर देगा। तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो एक हाई कोर्ट के कहने पर, उनकी जजमेंट की रोशनी में ही इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ राब्ता किया ना, और गवर्नर से डेलीगेशन मिल रहा है, तो मुमकिन है कल कोई तारीख मुकर्रर हो जाए। ये भी नजर अतवार है कि मुलाकात जो होगी तो कोई ना कोई उसका आएगा रिजल्ट। तो लेकिन ये कहना फर्ज कीजिए गवर्नर कि साहब हम तारीख नहीं देते, फिर क्या होगा? इसमें जवाब तो देना पड़ेगा, फिर गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा ना। गवर्नर ये थोड़ा कि खामोशी को चाय पिलाए फारग कर देगा। पूरा गवर्नर जो है पूरे उसके सारे अपने बताएगा कि भी किस बना पर आप तारीख नहीं दे रहे, क्या बैकग्राउंड है, क्या मामला है। तो कल गवर्नर का राइटिंग में आ जाएगा ना। और एक अच्छा सबसे कमर बड़ी दिलशाद बात साहब, ये भी जी है जी कमर दिलशाद साहब, जी, बात आपका एक बयान भी आज सामने आया है जिसमें आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 254 का सहारा ले सकता है। क्यों जरूरत पेश आएगी आर्टिकल 254 का सहारा लेने की? वो मैंने ये कहा कि अगर जैसे बाज हमारे सियासी रहनुमा कहते रहते हैं जिन हम आर्टिकल 6 लगा देंगे, अगर ये एक 91 डेज हो जाएगा तो हम आर्टिकल 6 लगा देंगे, हम कंटेम्प्ट पे चले जाएंगे। उस पर हमने ये कहा था जी कंटेम्प्ट पे जाए, आर्टिकल 6 लगा तो बात की बात है। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर नागुज़ीर हालात में अगर आप आइन की किसी प्रोविजन पर अमल दरामद नहीं करते, लेकिन बाद में चंद महीनों के बाद तो अमल दरामद हो जाता है, तो वो फिर उसमें कंटेंट में भी नहीं आता और ना ही वो आइन की खिलाफवर्जी है। लेकिन तो हमारे दस्तूर में ऐसी नौबत जब जब भी आई है कंवर साहब, उसके अंदर दस्तूर के अंदर तरमीम की गई है। ज़ियाउल हक ने इलेक्शन डिले करवाए, हत्ता के जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जब मार्शल लॉ की हुकूमत उन्हें मिली थी तो उस मार्शल लॉ के सारे इक़दामात और इलेक्शन को दस्तूर के अंदर बाकायदा एक शिक के तहत जायज़ करार दिया गया। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने जो इलेक्शन करवाए, फिर जनरल मुशर्रफ ने जो इलेक्शन कराए, सबको दस्तूर के अंदर बाकायदा एक आर्टिकल शामिल करके जवाब दिया गया। नहीं, ये तो पुराना जो आप एक्चुअली अगर आप आइन का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, बाद में अमेंडमेंट को अलग रखें, उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर किसी आइन की प्रोविजन उसका ठीक है आर्टिकल का नंबर तो बदल गया, बेशुमार तरमीमें हुई हैं, लेकिन जहां तक उसकी रूह है उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप आइन की बाद में आप उस पर अमल दरामद कर दें तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। एक और लेकिन इलेक्शन से कंवर साहब, क्या इलेक्शन कमीशन को यह नहीं समझना चाहिए कि इलेक्शन के जरिए दस्तूर साज इदारे या कानून साज इदारे वजूद में आते हैं, खुद इलेक्शन पे सवाल नहीं हो सकता? इलेक्शन कमीशन को तो हमारी अदलिया ने यरमगाल बनाया हुआ है। हमारी अदलिया इलेक्शन कमीशन को चलने का दे रही है। जब भी इलेक्शन कमीशन को फैसला करता है, हमारी हाई कोर्ट उसको करार दे देती है।
या मुअत्तल कर वैसे देती कुछ है। इलेक्शन अब आप कमीशन ये को भी तो गौर आप करना आप चाहिए ये कि आप फैसले अदालत फैसले ठीक कर ले। कोई हाई कोर्ट से मुअत्तल कर देगी। एक सबसे मैं आपसे अर्ज करूँ ना, आप ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या हुआ 27 दिसंबर को। जी। तो हमने 8 जनवरी को 2008 में इलेक्शन करवाना था, डेट, शेड्यूल, हर चीज़ बैलेट पेपर छप गए थे, हर तरह मुकम्मल था। लेकिन एक बड़ा वाक़या पेश आ गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज खुद 18 फरवरी डेट मुकर्रर की। लेकिन वो उसमें पोलिंग तो डेट थी, ज़ाहिर है सिर्फ उसमें लिखा हुआ था इलेक्शन की डेट नहीं डेट फिक्स कर थी। सकते हैं। इलेक्शन शेड्यूल मुकम्मल था, सिर्फ पोलिंग डेट आगे की गई थी। ये यहां डेट पर थी भी बस, वो अगर डेट अगर कर दी। कम से कम ज्यादा से ज्यादा जवाब निकल सकता है वो ये है कंवर साहब, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इलेक्शन का शेड्यूल 90 दिन के अंदर अंदर जारी करना होगा, पोलिंग डेट आगे पीछे हो सकती है। ये भी आपने दुरुस्त फरमाया आपने बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये सारी चीजें हमारे सामने भी है, हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, हम तो अपने तजर्बे की बना आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये जब 93 में 92 हाँ 92 to 93 में जो MQM ने इस्तीफे दिए 14 सूबाई कौमी असम्बली से, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने के बाद इंतखाब करवाए। जब जो उनके रिजाइन अलाई बख्शूर मंजूर कर लिए थे MQM के, लेकिन 6 महीने के बाद कोई हालात ठीक नहीं है भाई, हालात ठीक नहीं जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर नहीं है, तो 6 महीने के बाद करवा दी, तो वो तो देखिए वो आईनी जिमनी थे ना, पाबंदी थी। जिमनी इलेक्शन में इस तरह की नौबत आ सकती है, कई दफा आ सकती है, क्योंकि जिमनी इलेक्शन में अगेन असेंबली वजूद में होती है, यहां पे तो असेंबली वजूद में ही नहीं है। अरे लेकिन इसमें ये बात नहीं, आपका पॉइंट यानी गाड़ी के टायर डलवाने में और नई गाड़ी लेने में फर्क है कंवर साहब, ये फर्क तो हमें मलहूज रखना चाहिए ना। देखिए हमारा आज बड़ा अच्छा खूबसूरत मुकालमा हो रहा है हबीब अकरम साहब से, जो इलेक्शन की रूह को समझते हैं और जिस अंदाज से अपने आप पेशकदमी के तौर पर नहीं, बल्कि जो आप बताते हैं कि जनाब इतनी सीटें मिलेगी, जो आपने जो दुनिया अखबार में तमाम डिटेल छाप दी थी 2018 के इलेक्शन में, वो तकरीबन 90% दुरुस्त थी जो आपने एनालिसिस किया था। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये भी जरा बता दें, आप खुद भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कितने ज़्यादा हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने फंड्स मांगे तो वजारत ख़जाना ने कहा फंड्स नहीं है, और जिन इदारों से इलेक्शन के लिए मुआवनत मांगी जा रही है वो इदारे भी मना करें। इलेक्शन कमीशन की तो बड़ी अथॉरिटी है इस मामले में। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो मैं अर्ज करूँ ना कि ये इख्तियारात तो दिए हुए आइन के कानून के मुताबिक, लेकिन हमारे बहुत से जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन में इख्तियारी कोई नहीं है, कि बस कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते, किसी को तलब नहीं कर सकते। ये तमाम सामने आपके सामने आ रही है ना। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुबह खैर वक्त के 2 मिनिस्टरों को ज़ाब्ता इखलाक की बुराई पर नाअहल करार दिया, तो हमारी एक अदलिया ने चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कायम करार दे दिया। कंवर साहब, ये तो आपकी बात बड़ी सुनी जाती है इलेक्शन के हवाले से, ये बताइए कि अगर आज आप सेक्रेटरी होते तो आप इलेक्शन कमीशन को क्या मशवरा देते? नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो जो मेंबर को इलेक्शन को उन्होंने काम करना होता है, सेक्रेटरी का काम तो होता है उसका अमल दरामद का हुक्म जारी करना, अमल दरामद जो होगा अमल करवा देंगे, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन के जो 5 रुकन हैं नहीं, उन्होंने, जाहिर है आपने अपने तजर्बे की रोशनी में मशवरा दें तो क्या दें, कि इलेक्शन की तरफ जाएं या अभी तक गवर्नर पिलर टू पोस्ट भागते रहें? उनके सामने एक और बड़ा एक आईनी प्रोविजन भी आ रहा है ना अमीर अकरम साहब, वो भी आप उस पर भी गौर फरमाए ना। उस पर ये देखें कि इन्होंने कहा मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया उनका जी, नई डिजिटल जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी तो उस वक्त के बाद नहीं, उसके बाद हल्का बंदी होगी। उसमें आप ये बताइए आइन का जो आर्टिकल 51 है, जो 2018 में जो 25 जुलाई को इंतखाबात हुए, उसमें ये लिखा गया था कि प्रोविजनल मरदमशुमारी के तहत ये हल्का बंदी की जा रही है, और आइंदा जब जनरल इलेक्शन होगा तो एक नई मरदमशुमारी के नतीजे में हल्का बंदी की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अब इस मामले पर बात करेंगे। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, हम देख रहे हैं एक तरफ PTI मुसलसल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर इसरार कर रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से गुरेज नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है सही रास्ता कौन सा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सही रास्ता तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही रास्ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर हम किसी चीज़ को रहनुमा बनाएंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। इस वक्त शायद किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, लेकिन मुस्तकबिल में वो मुश्किलात का बायस बनेगा जब एक मिसाल कायम हो जाएगी। तो जिस तरह से अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो आए रोज़ पोस्टपोन होते रहते हैं, तो मुझे डर है कि एक बार मिसाल कायम हो गई तो सूबाई और कौमी इलेक्शन भी फिर ऐसे ही पोस्टपोन होते रहेंगे।
अच्छा ये बताइए, गैर मामूली हालात सॉरी जी जी बहुत बात ही गैर कीजिए। मामूली हालात जी, बहुत ही गैर मामूली हालात हों तो उसमें हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है 2008 की, जब इलेक्शंस को 1 महीना और 10 दिन के लिए शायद पोस्टपोन किया गया था, और उस वक्त सबको नजर आया था कि इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई थी, बिल्कुल। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के बहुत मसाइल पैदा हो गए थे, पोलिंग स्टेशन जिन इमारतों में बनने थे सिंध में, वहाँ आग लगा दी गई थी। तो इसलिए वो इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं थे, किसी ने उसको चैलेंज भी नहीं किया उस पोस्टपोनमेंट। लेकिन उसमें भी अहमद बिलाल लेकिन महबूब अब- साहब, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका था, पोलिंग आगे चली गई थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन वो 60 दिन से आगे चली गई थी 32 दिन। तो जी। मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई लिमिट है उसको एक बार हमने क्रॉस किया है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद थी। अब ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, ये जस्टिफिकेशन कितनी वजन रखती है, इसका फैसला पहले इलेक्शन कमीशन को करना है और फिर इलेक्शन कमीशन के बाद शायद अदालतों को करना है। हमें तो वो वजूहात ही मालूम नहीं है पूरी तरह से। अच्छा लेकिन अहमद बज़ाहिर बिलाल तौर महबूब पे साहब, तो एक इसकी बात हो रही है justification- बार बार, इलेक्शन कमीशन माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन या तो मुशावरत कर रहा है या वो पैसे मांगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक सरकारी महकमा खजाना से मांगता है, और महकमा खजाना बड़े आराम से कह देता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या उसके खत का जवाब नहीं देता। ऐसी सूरत में जबकि असम्बलियां टूट चुकी हैं और सवाल इलेक्शन का दरपेश है, तो क्या इलेक्शन कमीशन की हैसियत हाकमाना है या अभी भी मताहताना है? कानून और आइन के में देखें तो ये तो बहुत ही आज़ाद और एक हाकमियत रखने वाला इदारा है, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिस में कुछ तो हमारी अदालतों ने इसको बहुत एक ऐसी तरह से ट्रीट किया है जिसमें ये मातहताना हो गया है। अच्छा, क्योंकि उसके फैसलों को आमतौर पे स्टे ऑर्डर मिल जाता है, उसके फैसलों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। फैसला करने लगते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आप इसके ऊपर आखिरी फैसला नहीं कर सकते, आप करते रहें कारगुजारी लेकिन फैसला नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मातहत इदारे की सी हो गई है प्रैक्टिकली, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, ये पैसे तो ज़ाहिर है हमेशा वजारत खजाना से ही आएंगे, लेकिन इस वक्त खास सूरत हाल ये है कि एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं वो, क्योंकि ये सूरत हाल कभी इलेक्शन कमीशन ने एनविसेज नहीं की थी कि 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे पहले और 120 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। तो ये एक खास किस्म की सूरत हाल है, लेकिन जब उसने पैसे मांग लिए हैं तो पैसे उसे देने चाहिए। आइन हमारा यही कहता है। अच्छा, एक सवाल बार बार मर्दमशुमारी का उठ रहा है कि जी मर्दमशुमारी चूंकि एक जारी है तो इस वजह से भी इलेक्शन आगे किए जा सकते हैं। क्या आपके ख्याल में ये एक ऐसी रीजन है जिस पे तवज्जो की जाए? इस बात पे किसी हद तक वजन है, लेकिन जो वजन है वो आइन से ज्यादा वजन तो नहीं है। ये फैसला एक हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, और उसकी सदारत भी इमरान खान साहब ने की थी कि अगले इलेक्शन को नई सेंसस के मुताबिक कराया जाएगा, और सेंसस की तैयारी का काम भी इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़माने में शुरू हो गया था। ये भी फैसला हो गया था कि डिजिटल सेंसस होगी, जो अब हो रही है। अब असूलन तो दोनों जमातों का इस पे इत्तफाक कर लेना चाहिए था कि हमने चूंकि फैसला किया हुआ है लिहाजा इसके मुताबिक करें, क्योंकि उसकी कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन आईनी एतबार से अगर ये कंप्लीट नहीं होती इन टाइम और नहीं होगी 90 दिन के अंदर, तो फिर कोई आइन के अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप सेंसस की वजह से रुक जाएं, क्योंकि पाबंदी उसी वक्त पैदा होती है जब सेंसस के फाइनल रिजल्ट नोटिफाई हो जाए। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है कि नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवाए। लेकिन अभी चूंकि वो नोटिफाई तो हुआ ही नहीं और उसका मरहला काफी दूर है, लिहाजा आईनी तौर पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये एक बहरहाल एक मसला रहेगा हमेशा, जब भी होगा इसको चैलेंज किया जा सकेगा कि इस फैसले को अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आईनी तौर पर रुकावट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अभी इम्पॉर्टेंट बात जो अहमद बिलाल महबूब साहब की मुझे लगी
कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे आइंदा के लिए, कि जब कभी सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी तो वो कहेंगे कि जी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए थे, तो अब फिर भी इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि लेबनान और यमन में भी यही हुआ था। लेबनान और यमन में भी 2009 में एक बार इलेक्शन आगे किए गए थे, और उस वक्त भी मसले पता क्या थे? सिक्योरिटी का मसला, हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं हमारे आईजी, सिक्योरिटी का मसला, वहाँ पे पैसे का मसला और कानून का मसला। ये तीनों मसाइल जो इस वक्त हमारे यहाँ बयान किए जा रहे हैं ना, लेबनान और यमन में भी यही बयान किए जा रहे थे। लेकिन 2009 के बाद उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए, तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि वहाँ दोनों मुल्क तकरीबन, एक तो बाकायदा और दूसरा तकरीबन खाना जंगी में उलझ गए, और आज तक ये दो मुल्क जो हैं वो संभल नहीं पा रहे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, वो दुनिया के लिए एक मसला बनते चले जा रहे हैं। और अपने हमसायों के इर्द-गिर्द ये बात के लिए हमारे इदारों और सियासतदानों को समझ के देखिए, हमारे इदारे और सियासतदान, मैं आपको बार बार अर्ज करता हूं, और मेरा ख्याल ये है कि जितनी बार किया जाए ये कम है, कि पाकिस्तान के रियासती ढांचे के अंदर दरअसल किसी एक चीज़ की फरावानी है, तो वो नालायकी, नाअहली और नाकाबिलियत है। पाकिस्तान के सियासतदान अपने छोटे से मफाद के लिए, पाकिस्तान के बड़े से बड़ा मफाद कुर्बान करने के लिए, मुझे तो कभी कभी इतनी बदगुमानी होती है कि ऐसा लगता है कि तैयार है। अब सूरत हाल ये है कि आप पीडीएम इलेक्शन के ना होने के खिलाफ जो वाज कर रही है, यानी इलेक्शन के खिलाफ जो वाजो तलकीन का सिलसिला हम देख रहे हैं कि शुरू किया हुआ है, आप ये देख लीजिए कि जिस शरह सदर के साथ सुबहान अल्लाह हमारे ये जो पीडीएम का मजमुआ है ये इलेक्शन के खिलाफ लगा हुआ है, आप जरा तसव्वुर करते हैं कि कोई जमहूरी मुल्क में जमहूरी सियासी जमातें इलेक्शन से इस तरह भाग सकती हैं? के बिलावल साहब कह रहे हैं अगर आइन को कहीं खतरा होगा तो हम उसके आइन खिलाफ को खड़े खतरा, होंगे। आइन को कहीं से खतरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि आइन को इन्हीं से खतरा है। आइन को इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से खतरा है, जो बाहर आ के हमें बता रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन ना भी हो तो कोई खैरियत है, हम 254 का सहारा भी ले सकते हैं, हम इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो भाई फिर सीधा आप कहें कि आप मार्शल लगा दें, अच्छा, कमर उसके बाद तय कर दें कि पीडीएम नामी इस मजमूए की आइंदा नस्ल जो है, जो वो इस मुल्क को बतौर विरासत अपने कब्जे में कर लेगी और हम उनकी पूजा किया करेंगे आइंदा से। मतलब ये कोई इंतहा है, कोई जमहूरियत है, कोई दस्तूर है, इसका कुछ तो पास होना चाहिए। अच्छा हबीब साहब, कमर दिलशाद साहब से अभी जब हम बात कर रहे थे, एक बात मैं उनसे करना चाह रही थी, जहन से निकल गई। उन्होंने कहा पंजाब और केपी में नई हुकूमत आने से विफाक के इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। ये क्या मंतिक है? ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये बाज लोगों की ये राय है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में, मैंने आपको अर्ज किया ना, पाकिस्तान में एक ही चीज की फरावानी है। उस नालायकी की फरावानी की वजह से हमने 18वीं तरमीम की, और 18वीं तरमीम में ऐसी ऐसी शिकें डालनी जो अब हमारी जान को अटकी हुई हैं, और अब पीडीएम की जान को अटकी हुई हैं। भाई सिंपल सी बात है कि आप अब जब यहाँ पे 2 इलेक्शन हुए, यहाँ पे 2 निगरान वज़ीर आला आ गए इन 2 सूबों में, तो अगली दफा जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे तो मुस्तकिल वज़ीर आला होंगे, तो उन्हें खौफ आ रहा है। तो भाई ये क्यों खौफ आ रहा है? आप लोगों पे भरोसा करना सीखें। सियासी जमातें अब भरोसा करें ना कि जब आपकी हुकूमत है तो यहाँ पे पीटीआई इलेक्शन फेस करने के लिए तैयार है या नहीं है? बिल्कुल है, हाँ। तो जब इनकी हुकूमत होगी तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीटीएम की क्या स्ट्रेटजी होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 सूबों में असम्बलियों की तहलील ने पीडीएम को कुछ मुश्किल में डाल दिया है, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए भी कुछ पार्टियां जो पीडीएम की हैं वो शशुर पंच का शिकार हैं। नून लीग गुमगू की कैफियत में इस वक्त है, जबकि पीपल्स पार्टी और एएनपी चाहते हैं कि खान साहब के लिए मैदान खुला ना छोड़ा जाए। जेयूआई फे ने भी किसी जगह से अभी तक अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं, और एमकेएम ज़िमनी इंतखाबात जीतने की ख़्वाह है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, नून लीग इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से? देखिए जी, नून लीग का कोई स्टैंड नहीं है इस वक्त ज़िमनी कौमी असम्बली के इलेक्शंस में। उनकी ये बिल्कुल क्लियर राय है, और जो बेसिकली बात आ रही है ना कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा
कि हमें बतौर पीडीएम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो मेरी जो इत्तला है वो ये है कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही उनके एक रहनुमा ने ये मार्केट की थी बात कि हमें क्यों इस वक्त इलेक्शन में 5-4 महीने के लिए हिस्सा लेना चाहिए कि इस पे इतना बड़ा खर्चा होगा और मैदान लगेगा और फिर टर्न आउट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा जब पीटीआई और पीएमएलएन लड़ेंगी कि ये कारेला हासिल होगी मश्क सारी। तो जिन्होंने किया है जो रिजाइन दे रहे हैं वो भुगते लाएं अवाम को और निकालें। उनसे जब ये पूछा जाता है कि जी अब आखिर आपका मैदान है, ये सियासत इसी चीज का नाम होता है कि जब भी सीट खाली होती है तो उन्होंने कहा नहीं वो रिजाइन तो फिर पीटीआई ने किए ना, तो भुगते भी वही और अब वो उस तरफ अच्छा, मरहलावार जा रहे हैं। आमिर ये बताइएगा कि पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी है उसकी क्या ओपिनियन है? वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है। क्या ऐसा हो सकता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को ज़ाहिर है पंजाब में सपोर्ट करना तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा अगर ऐसा करती है तो? देखिए अभी जब हतमी लिस्टें सामने आ जाएंगी ना, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सारे लोग इस तजवीज के स्टार्ट में हामी थे। मौजूदा हालात में उनका ख्याल यह है कि सिंध के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एमक्यूएम भी कूदना चाह रही है और पीपल्स पार्टी भी। साउथ पंजाब में बिल्कुल पीपल्स पार्टी आना चाह रही है, वो लड़ना भी चाह रहे हैं और नून लीग ने तकरीबन अब तक तो यही फैसला किया है क्योंकि इनके अपने अभी उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। लेकिन वो ऐसा ही होगा जो अब तक इनका जहन बन रहा है कि ये ताकि बिला मुकाबला भी ना हो और एक इलेक्शन लगे और पीटीआई दौड़ लगाए, उनके कैंडिडेट्स दौड़ लगाएं, पैसे भी खूब लगाएं और रिजल्ट लें। जब मैंने उनसे पूछा कि फिर ये रिजाइन क्यों एक्सेप्ट कराए गए अगर यही कुछ करना था, तो वो कहने लगे कि जी ये तो इनका काम है ना कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं कि हमारे सारों के रिजाइन एक्सेप्ट करें, लाहौर हाई कोर्ट में कहते हैं नहीं जी हमने तो रिजाइन नहीं दिए, देखे हम तो 43 लोग वहां गेट पे भी चले गए थे, पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर भी चले गए थे, असेंबली सेशन नहीं था, स्पीकर नहीं था। तो ये जो दो अमली है ये पीटीआई की पब्लिक में एक्सपोज होने दें कि ये पहले रिजाइन दे के भागे क्यों। फिर इनको ख्याल आया कि ये तो सियासत छोड़ने की जगह नहीं है, यहाँ पे तो राजा रियाज आएगा, तो ये खुद ब खुद गायब हुए और भागे हैं। तो अब देखते हैं कि ये अपना फैसला किस तरह करेंगे पब्लिक में। पीडीएम का आपको टेंडेंसी पीडीएम के अंदर क्या लग रही है? इलेक्शन लड़ना ज़िमनी इलेक्शन या इलेक्शन से गुरेज? नहीं, उनका ख्याल ये है कि ये पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। गुरेज से ज्यादा उनकी हिकमत अमली ये है कि हम अपने पैसे भी क्यों लगाएं और इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाएं 5-4 महीने की, क्योंकि अगस्त के अंदर तो इसकी मुद्दत पूरी खत्म हो जानी है ना कौमी असेंबली की। वो बाकी बातें हम बात कर सकते हैं, अगर वो सवाल आए कि इमरजेंसी होगी तो क्या होगा, फलां क्या होगा। आज की पोजीशन ये है कि अगस्त के अंदर जाके इस असेंबली की 5 साल मुद्दत पूरी हो जानी है, फिर किसी को कुछ भी नहीं होना। और इस एक्सरसाइज में जहां पे पीएमएलएन और उसकी तादी जमातें अक्सरियत में हैं, बुनियादी फैसले हो चुके हुए हैं। अगर पीटीआई जीत के आती है, अपोजिशन लीडर बनती है, तो क्या अपोजिशन लीडर पीएमएलएन का नहीं था परवेज इलाही के साथ? और जब इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने ही जाके फिर फैसला किया ना, जो कि नाम आ गए और उसमें निगरान वजीर आजम का आ गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो यहाँ पे पीटीआई भी आ जाएगी तो इत्तेफाक राय तो नहीं होगा। हाँ, वो केपी में जरूर हुआ इत्तेफाक राय, और चूंकि पहले इनका ख्याल था कि ठीक है अगर कैंडिडेट हमारा ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम ले जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन में चला गया और नाम तो आ गया। सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन लड़ने का इरादा है इनका अगर होते हैं वक्त पे। ज़िमनी इलेक्शन से फिलहाल मतलब ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम का इंटरेस्ट नहीं, ये समझे हम। मेरा ख्याल है कि तक चेक किया है सारे का सारा, वो बिल्कुल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई आके लड़ना चाहती है, लड़ा आके लड़े, वोटर लाए, पैसे खर्च करे और उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, उनके कैंडिडेट्स लगाना पड़ेगा और हम सिर्फ टाइम गुजरवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, नून लीग शायद इसलिए भी ना लड़ना चाहे कि अभी तैयारी भी तो नहीं है ना उस तरह से। उन्हें पता है कि अगर खान साहब मैदान में आएंगे तो जो भी कैंडिडेट आएगा लोग तो पीटीआई को ही वोट देंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त सियासी तौर पे पीडीएम की सभी जमातों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये वाहिद सियासी जमात है, ये एजाज किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के पास था कि वो चारों सूबों में इलेक्शन लड़ती थी और हर पार्टी उसके खिलाफ लड़ती थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल है बड़े तवील अरसे के बाद कि आप देख लीजिए कि कराची से लेकर पेशावर तक दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी की शक्ल में नज़र आती है और बाकी जगह मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो कोई लोकल एडजस्टमेंट के साथ, कोई रीजनल पार्टीज़ के साथ, कोई मजहबी पार्टियां या मुख्तलिफ, इसके तमाम सूबों में हरीफ जो है इसके मुख्तलिफ हैं। तो पिछली बार भी जब ये हुआ था कि जब इमरान खान साहब ने खुद सारी नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा था
तो उसमें आप देखिए कि उन्होंने जगह जगह सभी पार्टियों को शिकस्त दी थी। मुस्लिम लीग नून को भी दी थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की पंजाब में तो उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन कराची में माफ़ कीजिएगा एक नशिस्त पीपल्स पार्टी ले गई थी उनके मुकाबले में। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी और उसके साथ साथ फिर बल्कि अवामी नेशनल पार्टी के तो एमल वली खान साहब को शिकस्त दी थी, और इसी तरह मर्दान में इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त दी थी। तो गोया सभी पार्टियों को विद वन स्ट्रोक ऑफ इलेक्शन इन्होंने शिकस्त दे दी थी। तो अब भी पार्टियों के ऊपर ये खौफ एक बार फिर तारी है कि अगर इमरान खान साहब जाहिर खुद तो नहीं इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन उनकी पार्टी फिर भी एक साइजेबल तादाद में, मिसाल के तौर पे 33 नशिस्तों पे इंतखाब है, तो वो फर्ज कीजिए 25 जीत के आ जाते हैं, तो वो अगेन ये कहेंगे कि हमने देख लिया कि मोतदबा हिस्सा इलेक्शन का जीत लिया और हमने अपने सामने जो आने वाले हमारे मुत्तहिद मुखालिफिन थे उन सबको हरा दिया। तो एक तासुर हर दो सूरतों में बहुत पड़ेगा। तो लिहाजा इसलिए PMLN चाहती है कि वो पंजाब में हिस्सा ना ले। MKM को ये इम्कान नज़र आ रहा है कि हम सारे चूँकि इकट्ठे हैं, 2018 में हमने डिफरेंट अंदाज में इलेक्शन लड़ा था, इस वक्त फारूक सत्तार साहब भी और PSP भी MKM के अंदर जम हो चुके हैं, तो लिहाजा एक दफ़ा इलेक्शन लड़के देख लिया जाए ताकि हम अपना वोटर टेस्ट कर सकें। और जहां तक पीपल्स पार्टी का मामला है, तो पीपल्स पार्टी का इस खेल में को बहुत ज्यादा उसको लॉस का खतरा नहीं है। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ना बढ़े, लेकिन फर्ज कीजिए कि लाहौर में शफकत महमूद साहब हैं या हम्माद अजहर साहब हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके मुकाबले पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होता है, तो एक्चुअली एंटी PTI वोट जो PMLN का है वो कहां जाएगा? पीपल्स पार्टी को वो जाएगा। पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को एक जमात के तौर पे ये फायदा होगा कि उसके जो उम्मीदवार हैं पंजाब में वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। हम सारे यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी के फलां जियाले और शफकत महमूद के दरमियान मुकाबला है, पीपल्स पार्टी के फलां जियाले और हम्माद अजहर के दरमियान मुकाबला है। फायदा जमात इस्लामी उठाती है। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत सके या ना जीत सके, उसको बहरहाल एक पॉलिटिकल फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा, जो जाहिर मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि उसे मिले। ठीक है, एक ब्रेक हम ले लेंगे नाज़िर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स के हवाले से शौकत तरीन साहब की मुमकिन गिरफ्तारी पर। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के सिलसिले में आज की अहम पेशरफ्त यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा FIA ने मुद्दई अरशद महमूद की दरख्वास्त पर दर्ज किया। दरख्वास्त के मुताबिक शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। इन मुबैना ऑडियोज़ में साबिक वज़ीर ख़जाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़राए ख़जाना से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस न किया जाए। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ, और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। ना इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर। साबिक वज़ीर ख़जाना के खिलाफ मुकदमे में इश्तियाल अंगेजी की दफ़ा भी शामिल की गई है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शौकत तरीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने और वफाकी तहकीकाती इदारे को उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त देने के हवाले से भी बात की थी। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना KP तैमूर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये क्या बातचीत हुई थी? तैमूर झगड़ा साहब, आप समझते हैं कोई गैर आईनी गुफ्तगू थी या कोई पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू थी? अपेरेंटली मैं एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे तो उसमें एक पॉलिटिकल बात लगती है। जी देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा हबीब साहब, एक गुफ्तगू के लिहाज से और एक एक्शन के लिहाज से। गुफ्तगू के लिहाज से सिर्फ ये कहना जरूरी है कि गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ही इलीगल है, और जब रिकॉर्डिंग ही इलीगल है, अनलेस हम एक ऐसे मुल्क में, ऐसे माशरे में रहना चाहते हैं जहां पे
स्टेट को ये इजाजत हो कि हमारे बेडरूम्स में भी कैमरास लगा लें, बाथरूम्स में भी लगा लें, फोन्स भी टैप कर लें, तो फिर मेरे ख्याल में ये बात यहाँ पे ही रुक जानी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसी बात पे जो है वो ये केस मेरे ख्याल में थ्रो आउट ये होना बिल्कुल चाहिए। ठीक बात है। हमारे दस्तूर कानून में भी ये लिखा है कि इलीगली जो एविडेंस हो, इलीगल एविडेंस हो, वो एविडेंस नहीं हो सकती, वो काबिल एतमाद शहादत नहीं हो सकती। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने आपको कहा, क्या आपने उसके ऊपर, उन्होंने आपको कहा था कि सरप्लस नहीं देना, तो क्या कोई कवायद ज़वाबित ऐसे हैं कि अगर कोई सूबा फैसला करे कि मैंने सरप्लस नहीं देना तो वो कोई बगावत के जुमरे में आ जाएगा? नहीं जी, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब है किसी भी ऐसे बंदे पे जो 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, जो कि जिसने 7th NFC पूरे मुल्क को दिया हो, कि जब मर्जी चली तो उस पे जो है वो आप बगावत का मुकदमा लगा दें। देखिए, पहली बात तो ये देख लें कि जो इतराज था वो ये था कि IMF जाने से रोक रहे थे। पहला सबूत PDM के सारे लीडर्स पार्लियामेंट में, बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, इसाक डार लंदन में, मिफ्ता इस्माइल मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहते रहे कि IMF की बात मानना ही बगावत है, IMF की बात मानना ही स्टेट से गद्दारी है। ये उनकी रिकॉर्डिंग्स पढ़िए, ठीक है जी। पहली बात, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। दूसरी बात, जब आप जून के बजट्स उठा लें तो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, और याद रखें उस वक्त पंजाब में PMLN की हुकूमत थी, हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, जो सरप्लस टारगेट्स इन्होंने IMF को दिए थे वो सरप्लस टारगेट्स किसी के बजट में या मुआहदे में थे ही नहीं। सिंध ने डेफिसिट का बजट दिया था, बलोचिस्तान ने डेफिसिट का बजट दिया था, पंजाब का कोई 450 अरब का सरप्लस का टारगेट था और 100 अरब का सरप्लस उन्होंने दिया था। आज ही सूरत हाल देख लें, उस दिन शहबाज राना की आर्टिकल में ये लिखा है कि मिला के सूबों ने 100 अरब का सरप्लस छोड़ा है, जबकि आधे साल में 400 अरब का था। यानी कि जो शुरू से और इस सारी कंट्रोवर्सी से पहले जो मैं वफाकी हुकूमत को कहता रहा कि आपके सरप्लस के टारगेट्स ही गलत है, ये जो है वो फुलफिल करना ही मुश्किल होगा, और शायद इसीलिए आज IMF इनकी बात नहीं मान रहा। और जहां तक IMF की बात या IMF के मुआहदे के अगेंस्ट जाने की बात है, तो एक्चुअली देखेंगे कौन गया। IMF का मुआहदा हुआ, IMF के मुआहदे के बाद जिसने मुआहदा किया मिफ्ता इस्माइल ने, उसको PDM की गवर्नमेंट ने फायर किया, और जिसको लाए उसने कहा ऑन द रिकॉर्ड शाहजेब खानजादा की शो पे, मुख्तलिफ शोज पे, कि मैं IMF की आंख में भी आंख मिला दूंगा, मुझे IMF से डील करना आता है, मैं उनको सबक सिखा दूंगा, मैं मूडीज को सबक सिखा दूंगा, मैं डॉलर को सबक सिखा दूंगा। जहां पे उस वक्त भी 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, डॉलर ने इसाक डार को सबक सिखा दिया, और आज हम 3 अरब से कम रिजर्व्स पे पड़े। इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई, वो तो मिफ्ता इस्माइल ने लगाई, पता नहीं उससे किसको फायदा पहुंचा, उस पे शायद एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे बताते हैं कि सब में शौकत तरीन का क्या कसूर। अच्छा, तैमूर झगड़ा साहब, ये बताइएगा कि आपसे अब तक इस केस के हवाले से कोई तफ्तीश हुई? किसी तफ्तीशी एजेंसी ने आपसे राब्ता किया, आपका मौकिफ जानने की कोशिश की? नहीं जी, मेरे से नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं जो काम मैंने किया है, आई स्टैंड बाय व्हाट आई डिड। मैंने एक खत लिखा था, मैंने वो खत लिखा था पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को, मिफ्ता इस्माइल को। दुनिया में कोई साबित कर ले कि इस खत की फिजिकल कॉपी तो छोड़े, वर्चुअल कॉपी भी जो है वो किसी भी IMF के बंदे के पास पहुंची हो, क्योंकि मैंने सोच समझ के जो है वो ये सोचा था कि वफाकी हुकूमत को खत लिखना मेरा हक है, क्योंकि मैं एक सूबे का वजीर खजाना हूं, मिफ्ता इस्माइल वफाक के वजीर खजाना है। IMF को खत लिखना मेरा हक नहीं है। लेकिन साथ में ये भी देख लें, अगर आप मेरा खत पढ़ लें तो उस खत के लिखने की जो बेसिस है ना, वो हमारा IMF के मुआहदे के तहत जो वफाक और सूबों का MOU है, जिसकी 5वीं शिक में ये लिखा है कि अगर किसी सूबे को कोई मसला हो तो वो वफाकी वजीर खजाना को खत लिखे और उसके बाद वो मीटिंग में डिस्कस करें।
तो फिर मीटिंग अफसोस में डिस्कस हुआ था तैमूर साहब? तो उसके बाद हुआ था, लेकिन उससे पहले सियासत बहुत हो गई थी ना। अच्छा। गद्दारी की सियासत हो गई थी। आईएमएफ की डील जो है वो सैबोटाज करने की सियासत हो गई थी। आईएमएफ की डील तो हो गई, अफसोस के साथ जिसने की उसको मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उसकी लॉयल्टी का सिला नहीं दिया। और उसके बाद अगर आईएमएफ का मुआहिदा जितना जरूरी था और जरूरी था, और उसी तरह वफाक और सूबों के दरमियान भी वो मुआहिदा जरूरी था जो हमने वफाक के साथ किया था और जुलाई में किया था कि हम आईएमएफ का मुआहिदा साइन करेंगे, हमने साइन किया और वफाक हमारे मसले हल करेगा, जो उन्होंने आज तक नहीं किए। आज तक एक्चुअली वफाक पाकिस्तान पिछले 9 से 10 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा का कर्जदार है। कितने पे? 230 अरब रुपए। नहीं, वो तो कह रहे हैं 470 अरब रुपया आपके खिलाफ निकलता है, आपके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। 417 माफ कीजिएगा हबीब साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान कमजोर क्यों होता है जब लोग पाकिस्तान की वफाक के स्ट्रक्चर को नहीं समझते। ये 230 अरब रुपए फैक्ट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस पे मेरे से डिटेल्स ले लें। 5 जुलाई को मैंने आखिरी खत लिखा था इसाक डार को। जो 417 अरब रुपए की बात है जिसपे एक इनके वजीर ने लाहौर में बैठे ये भी कह दिया था कि सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इनको पैसे दिए, 2010 के एनएफसी में दिए थे। उसमें मिनिटेड है कि जो तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, ये 1% एक्स्ट्रा शेयर दिया था कि अगर 10% भी दें तो वो काफी नहीं होगा। उसके बाद ये भी लिखा था कि ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल है कि कुछ इसका खर्चा बढ़ जाए। और ये भी उसके बाद एक हकीकत है कि अगर सिर्फ एनएफसी आज के सेंसस पे होती ना, जो सेंसस एक्चुअली 98 के बाद 2008 में होना चाहिए था, तो खैबर पख्तूनख्वा को वैसे ही इससे ज्यादा पैसे मिलते। अच्छा, जब आप एक मुल्क के वजीर आजम होते हुए ये एहसान करेंगे ना, बगैर एक मुल्क में लोगों के जज्बात को समझते हुए, तो ये एक्चुअली खतरनाक हो सकता है। बाकी रह गई जो सिर्फ फॉर द रिकॉर्ड, मुझे ये जवाब देना नहीं चाहिए लेकिन लोगों को आवाज पहुंचानी है। 600 अरब रुपए पुलिस और सिक्योरिटी पे लगाया, 417 अरब रुपए अगर मिला, ये पहली बार हिसाब किया है क्योंकि ये पैसे हिसाब के साथ नहीं मिले थे, अभी करके दिखाया कि यार देख लेते हैं। और दूसरी चीज उसका फायदा क्या हुआ, जो 2009 में खैबर पख्तूनख्वा में 850 इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे साल में, वो कम होके 40 तक कम हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, ये वाकई इंतकाम कहेंगे अगर शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी होती है? देखिए, शौकत तरीन साहब की वो कॉल हम सब ने सुन रखी है। अब एक हिकमत अमली है, एक सियासी और मुआशी हिकमत अमली थी हुकूमत की कि हमें आईएमएफ के पास जाना है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, अगर आईएमएफ के पास ना जाते तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ रही थी। तो लिहाजा हुकूमत का सियासी फैसला था ना कि उन्होंने जाना है, और मुआशी बुनियादें थी इस फैसले की। अब ये एक राय थी, यानी आईएमएफ के पास जाना एक राय है, आईएमएफ के पास ना जाना दूसरी राय है। अब इस राय की मुखालफत का क्या पाकिस्तान एक ऐसा डिस्पोटिक मुल्क बन गया कि जहां पे आईएमएफ के पास जाने का अगर फैसला कर लिया गया है तो उसकी मुखालफत करेगा तो उसको गद्दारी का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि दूसरी बात है, हुकूमत को टफ टाइम दूसरी बात यह है कि भाई वो अपोजिशन की हुकूमत थी ना, या वो पीएमएलएन की हुकूमत को मशवरा दे रहे थे कि जनाब हुकूमत को टफ टाइम दे, वो को मिफ्ता इस्माइल को मशवरा तो नहीं दे रहे थे। भाई सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दरमियान खींचातानी होती है। और खास तौर पर अब जरा वापस जाइए कि अप्रैल में जो कुछ हुआ था उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत गिराने के बाद सूबाई हुकूमतें मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ जाएं, वो कोई बात ना करें। और तीसरी बात यह है कि भाई सरप्लस जो है, सरप्लस क्यों ना हो भैया। अगर एक सूबा जो है, अब खुद जैसे तैमूर झगड़ा साहब बता रहे थे कि 400 अरब का सरप्लस पंजाब ने देना था, 100 अरब का क्यों दिया? तो क्या अब इसके ऊपर फिर हमजा शहबाज को आपको लग रहा है कि इन कॉल से कोई सैबोटाज नहीं हुआ? और फिर उसके बाद बात यह है कि जी आईएमएफ को खत लिखे,
मतलब ये एक टुकड़ा जिस पे काबिल एतराज बात हो सकती है। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि IMF के पास बार बार जाना पाकिस्तान की जो एक इलीट है ये उसकी नाकामी है। पाकिस्तान की अशराफिया पैसे हमारे नाम पे लेती है, खर्चा अपने ऊपर करती है। हमें तो कभी फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक दमड़ी नहीं मिली। हमारे लोग हमारे लोग सैलाब में आए तो सैलाब में डूब जाएं। हमें अगर आटा सस्ता मिलना चले तो हमें दिल के दौरे पड़े, हमारी लाशें वहां पे गिरें और आपका हलवा मांडा चलता रहे। आप जहाजों में बैठ के पूरी दुनिया के 5 स्टार चक्कर काटते रहे। आपको IMF बचाने के लिए हमेशा आ जाए, लेकिन जहां पे गैस थोड़ी सस्ती हो, चोरी बड़ा करे, बिल छोटा भरे, बिजली चोरी बड़ा करे, बिल छोटा भरे, तो भाई इन अशराफिया के नखरे हमने कहां तक बर्दाश्त करने इस अशराफिया के। तो लिहाजा IMF की डील को ओपन होना कम बात है, इतना खुला होना चाहिए कि उसमें आम लोगों को राय देने का भी हक हासिल हो। यानी हमें और बल्कि मैं ये समझता हूं कि आगे चलते हुए असेंबलियों में इस बात पे गौर होना चाहिए, सूबाई असेंबलियों पे गौर होना चाहिए कि IMF के साथ डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने सिर्फ एक दफा की थी, वो हमसे सियाने थे और हम इतने नालायक हैं कि 1958 से करते चले आ रहे हैं। हम तो अर्ज करे जा रहे हैं, आप अपनी अदाओं पे आप गौर कर भी लें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।